जी हाँ, प्रदूषण की मार और जिंदगी लाचार। भारत में एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है, ये हर साल हम और आप खासकर सर्दियों के मौसम में बेहतर समझ पाते हैं। लेकिन अब हमारे देश के प्रदूषण को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दरअसल हाल ही में आई लैंसेट की एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के 10 बड़े शहरों में जो मौतें हो रही हैं उसमें हर 100 में से 7 मौतें इसी जहरीली हवा यानी वायु प्रदूषण से हो रही हैं। सोचिए कितनी गंभीर बात है ये। इस रिपोर्ट में यह भी साफ कहा गया है कि 7% मौतें सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। यही नहीं, ये रिपोर्ट एक चेतावनी भरे लहजे में यह भी बताती है कि भारत में फिलहाल 10,000 लोगों की जान बचाने के लिए जो सीधे इफेक्ट हो रहे हैं वायु प्रदूषण की वजह से, उसके लिए अब बड़े एग्रेसिव महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर हुई रिसर्च के मुताबिक दिल्ली समेत और भी बड़े शहरों में एयर पोल्यूशन के कारण फेफड़ों का बुरा हाल हो गया है। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। लोगों को सांस से होने वाले जो रोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और इसकी तस्वीर हमने देखी है कि कई शहरों में बच्चों में एस्थमा, सांसों से संबंधित एलर्जीज, तमाम और दिक्कतें, फेफड़ों की परेशानी ये बढ़ती जा रही है। आज इसी विषय पर हम खास चर्चा करेंगे और हमारे साथ जाने माने पर्यावरणविद पंकज कुमार जी भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। एक अभी जो ये तमाम बातें हैं उसकी कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल की ये रिपोर्ट है और ये कहती है कि शहरों का जो प्रदूषण है वो 7% मौत के लिए जिम्मेदार है। अब दिल्ली, मुंबई समेत बाकी शहर जिसमें पुणे है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, चेन्नई है, बेंगलुरु है। याद रखिए, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे ये वो शहर थे जिन्हें अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए जाना जाता था। लेकिन हाल फिलहाल बढ़ते कंस्ट्रक्शन और तेजी से विकास की अंधी दौड़ ने इन क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। जाहिर है हालात में सुधार की आवश्यकता है, बहुत बड़े कदमों को उठाने की आवश्यकता है, वरना हजारों जिंदगियां जो हैं अभी दांव पे हैं। ये रिपोर्ट कहती है 10,000 लोग की जिंदगी तो अभी इस वक्त जब ये रिपोर्ट आपको बताई जा रही है उस वक्त दांव पे लगी है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और वाकई एक शेर याद आता है मुझे, मर्ज तब तब बढ़ता गया जब जब दवा की। हम अपग्रेड हो रहे हैं, हम तकनीक के रूप में अपग्रेड हो रहे हैं, हम कई सुधार, रिफॉर्म्स, सभी चीज़ों में अपग्रेड हो रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद एक ऐसी समस्या बन गई है जिसके लिए तात्कालिक उपाय तो होते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं दिखता। आपकी पहली टिप्पणी, आप भी इस रिपोर्ट से गुजरे होंगे, आपका क्या इस पर आपकी राय है, क्या है आपकी टिप्पणी? धन्यवाद प्रशांत जी। मुझे याद है कि हमने आपके ही चैनल पर कुछ दिन पहले भी पॉल्यूशन को लेकर प्रोग्राम किया है, या अगर कहें तो मीडिया पर हमेशा पॉल्यूशन को लेकर प्रोग्राम होते ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो चिंताएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट्स हर बार आपको इस बात का संकेत देती रहती हैं कि आप खतरे से कितना और नजदीक पहुंच रहे हैं। मगर इन सारी रिपोर्ट्स को अगर हम एक तरफ रखें तो आप देखेंगे कि अ, ये चिंता जो वर्ल्ड वाइड दिखती है, वो चिंता के लेवल पे तो या बातचीत के लेवल पे तो बहुत कुछ नजर आता है, मगर इस पर काम होता हुआ सरकारों के द्वारा कुछ कदम उठाने जाने की बात जहां तक होती है ना, उस पे आपको एक उदासीनता दिखेगी। सरकार की नीयत दिखाई देगी, मगर जब नीति बनती हुई दिखाई देगी तो वहां आपको कुछ वैसे परिणाम नहीं दिखाई देंगे। अभी जिस हम PM2.5 की बात कर रहे हैं, हम लोग काफी लंबे वर्षों से इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की डेट में स्वास्थ्य पे जो बीमारियां हो रही हैं और स्वास्थ्य पे जो खर्चा हो रहा है, आपकी GDP का कितना बड़ा प्रतिशत ये है।
वो इस पे जा रहा है। और वो भी वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों को दर्ज किया जाता है। अगर हम जो दर्ज नहीं हो पाए अगर उनको भी मिला लें तो ये करीबन करीबन 3% के आसपास में पहुंच जाएंगे या उससे ऊपर होंगे। तो आप सोच कर देखिए कि अगर हमारे जीडीपी का 3% के आसपास में सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज और एयर पॉल्यूशन को लेकर के जो बीमारियां हो रही हैं उस पर अगर खर्च हो रहा है तो आप सोचिए कि कितना गंभीर है। मामला बहुत गंभीर है मगर अफसोस इस बात का है कि इस बात के लिए सरकार को और समाज को जिस रूप में तैयार होता हुआ दिखना चाहिए या जिस रूप में उसको उसके बहुत सारे कार्य दिखने चाहिए वैसे दिखते नहीं। अफसोस यहाँ है। पंकज जी, मैं चूंकि जब ये चर्चा आमतौर पे जब भी मैं शो करता हूं तो कोशिश यही रहती है कि जरा आम दर्शकों के लिए हम आसान भाषा में चीजों को रखें। ये पीएम 2.5 बड़ी बात होती है, क्या है जी ये? अगर हम आम जन की भाषा में इसे समझना चाहें तो ये वो कौन सा पैमाना है जिसकी वजह से हम इसकी बार बार जिक्र देखते हैं, खासतौर पे प्रदूषण, वायु प्रदूषण के, वायु गुणवत्ता के क्षेत्र में? देखिए ये PM 2.5 जो है वो एक ऐसा पार्टिकल है जो नंगी आंखों से नहीं दिखता, जो हवा में विद्यमान तो रहता है या गाड़ियों के साइलेंसर से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर में वो होता तो जरूर है वो मगर नंगी आंखों से दिखता नहीं है। और बहुत ही बारीक सबसे बारीक पार्टिकल इसको कहा जाता है मगर सबसे खतरनाक पार्टिकल इसलिए कहा जाता है कि वो हमारी सांसों के साथ रोजमर्रे में हमारे अंदर जा रहा हो और कहीं ना कहीं वो हमारे चेस्ट को या लंग्स को ब्लॉक कर रहा हो। तो ये वो पार्टिकल है जिसके चलते जो भी श्वास से संबंधित या हृदय से संबंधित जो पॉल्यूशन को लेकर बीमारियां हो रही हैं वो सबसे मुख्य कारक तत्व तो इसको आप कह सकते चीज और पंकज जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जो वायु प्रदूषण है खासतौर पे भारत को लेके, इसमें क्या चीजें ज्यादा बड़ी कारक बन रही हैं? क्योंकि मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, ये वो शहर थे जिन शहरों में मैं भी अरसा बिता चुका हूं। मैंने इन शहरों को बड़े करीब से देखा है। पिछले 10 सालों में इन शहरों में भी आप प्रदूषण की बात कर लीजिए, आप वहां की बदलती हवा की बात कर लीजिए, सामान्य व्यक्ति भी उन्हें महसूस कर पा रहा है। क्या इसकी वजह बढ़ता कंस्ट्रक्शन है? क्या इसकी वजह हमारा तेजी से एसी और बाकी चीजों का इस्तेमाल है, या बहुत से और भी फैक्टर्स हैं जो अब बेहतर वायु गुणवत्ता वाले शहरों को भी प्रभावित कर रहे हैं? देखिए जो आप जिन महानगरों की बात कर रहे हैं आप उन महानगरों को अगर आप देखें तो उन महानगरों में या उसके आसपास आपको इंडस्ट्री भी नजर आए तो जो पॉल्यूशन होगा वो पॉल्यूशन सिर्फ एयर का नहीं हो, वो पॉल्यूशन उसके वाटर का भी हो। तो यानी कि उसका ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर दोनों में आपको वो पॉल्यूशन दिखाई देगा क्योंकि इन तमाम महानगरों के आसपास जो है वो एक बड़ी इंडस्ट्री भी चल रही है। इसके अलावा जिस जिस आप एसी की बात कर रहे हैं जिससे कि जो उससे जो गैस निकल रही है उससे जो हीट जनरेट हो रहा है, जो कार्बन फुटप्रिंट उसका तैयार हो रहा है वो आपको एक तरह से जो वैसी हीट पैदा कर रहा है जो नॉर्मल हीट के को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। मगर जो पॉल्यूशन है जिसमें तो उसमें 3 तरह के पॉल्यूशन मुख्य कहे जा सकते हैं। एक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एक व्हीकल का पॉल्यूशन, और आप देखेंगे कि इन तमाम महानगरों के आसपास में जो नाले, बड़े बड़े नाले होंगे, उससे निकलने वाले गैस या इस महानगरों के आसपास में जो बड़े बड़े जो कूड़े के ढेर इकट्ठा किए जाते हैं वहां से कॉन्टिन्यूअस रिसने वाली गैसें, उसमें जो PM 2.5 की मात्रा होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो ये मुख्य 3 कारण हैं जो गाड़ियों से, इंडस्ट्री से और इन नालों और कूड़े के जो ढेर बनाए जाते हैं जहां पर आप एक तरह से आप वेस्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहाँ
चीजें फेंकी जाती हैं, उससे निकलने वाले गैस 3 मुख्य कारक होते हैं इसमें शहरों को इन खास करके महानगरों को प्रभावित करने। कई वो कहते हैं ना कि शायद अब वो तात्कालिक जो उपाय हैं वो बहुत देर हो गई है, और बड़ा मुझे अफसोस होता है कि हम चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे प्रदूषण हो, बढ़ते किसी भी चीज़ के एक्सेस इस्तेमाल की बात हो, प्लास्टिक की भी बात हम कर रहे हैं, इस पे बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बड़ी बड़ी संगोष्ठियां होती हैं, बड़े बड़े मंच पे दिग्गज दुनिया भर के जुटते हैं, लेकिन स्थितियां जो हैं वो बेहतर होने की बजाय बदतर होती जाती हैं, और शायद दुनिया को इसे समझना होगा। इस बार की भीषण गर्मी उसका एक बहुत बड़ा संकेत थी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पंकज जी, आपने समय दिया। और जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए हम दिक्कत कहाँ आ रही है। मुख्य दिक्कत है कि हम अपने विकास की गति में प्रकृति को सबसे पीछे छोड़ के बैठे, जबकि प्रकृति के ही तमाम प्रकोप की वजह से, आप चाहे बाढ़ हो या अधिक गर्मी हो, जैसे इस बार दिल्ली में भी 52 डिग्री के आसपास में हम गर्मी के तापमान को पहुंचता हुआ देख, तो इस बात को सरकार के समझने के बावजूद भी, समाज के समझने के बावजूद भी, विकास की रफ्तार और हमारी प्रकृति को बचाने का जो एक पराक्रम होना चाहिए, उस दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन एक नए खतरे के न केवल सामना कर रहे हैं, बल्कि हम वैसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं इसे कहने में भी संकोच नहीं होना चाहिए कि शायद ये प्राथमिकता में भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि वो जो एक प्राथमिकता होनी चाहिए, ये शायद हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, वो प्राथमिकता में भी नहीं है। वो बस वही विकास के दौर ने इसकी प्राथमिकता को बहुत नीचे ला दिया है, और बहुत ही अफसोस की बात है कि मानव अपने से अपने ही विकास में, जिसको हम विकास वर्ड कहते हैं, उसमें सिर्फ क और न का अंतर है, यानी कि एक का हट जाए और उसकी जगह पर हम ना के साथ, उस विकास के साथ साथ हम विनाश के साथ की तरफ भी उतनी ही तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। यही कड़वी सच्चाई है आज की। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पंकज जी, बहुत ही अच्छी चर्चा रही, और उम्मीद करते हैं कि कम से कम तमाम चीजें, ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, ये एक तरह की वार्निंग होती हैं, इस पर तवज्जो दी जानी चाहिए, और शायद इसके लिए और बेहतर दुनिया का निर्माण हमें अपने आने वाले कल के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करना होगा। शुक्रिया करेंगे पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। चलिए, एक तरफ प्रदूषण, लेकिन प्रदूषण से थोड़ी सी ये जो मार है ना, उससे राहत दिलाने वाली एक खबर की बात करते हैं। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक का इंतजार खत्म हो गया है। बजाज ऑटो ने अपनी सीएनजी बाइक फ्रीडम 125 को बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने 3 वेरिएंट में इस बाइक को लॉन्च किया है, और इसकी कीमत शुरू होती है 95,000 से। क्या है खासियत इस बाइक की, बता रही हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। आप जो देख रहे हैं वो ना ही सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की सबसे पहली सीएनजी बाइक है। जी हां, बजाज ऑटो ने ये बाइक लॉन्च की है, जहां पे ये सीएनजी बाइक आपको 330 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। कंपनी ने इसका प्राइस 95,000 से लेकर 1.1 लाख के बीच में रखा है, और 3 वेरिएंट्स में आज इस बाइक का लॉन्च हुआ है यहां पुणे में। अगर हम देखें तो ये बाइक जो है 125 सीसी सेगमेंट की जरूर है, पर काफी स्पोर्टी है लुक में, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस सेगमेंट में सबसे लंबी सीट जो है इस बाइक में आपको आते हुए दिखेगी। ड्यूअल टोन कलर है, साथ ही साथ आगे एलईडी हेडलाइट्स हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ एक कनेक्टिविटी फीचर्स भी कंपनी ने इसमें दिए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि एक ये सीएनजी बाइक थी तो सबको लग रहा था कि ये सीएनजी फ्यूल टैंक कहां पे होगा, कहां पे दिखेगा, क्या वो बाइक की लुक को थोड़ा सा चेंज कर देगा? तो नहीं, कंपनी ने काफी स्मार्टली इसको अंदर पुट किया है। अगर आप इस बाइक को क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपना सीएनजी टैंक दिखेगा, और जितनी भी ग्रीन पाइप्स हैं वो बता रही हैं कि वहां से लेकर कंपनी अपने क्लीनर फ्यूल को जो है यूज करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है और 2 kg का सीएनजी इंजन है। तो अगर आपका पेट्रोल अगर सीएनजी खत्म हो जाती है तो आप इसको इजीली एक बटन से ही स्विच करके पेट्रोल में ला सकते हैं और अपनी राइड को एंजॉय भी कर सकते हैं। भारतीय बाजारों के लिए काफी
ही किफायती मानी जाएगी ये बाइक, क्योंकि अगर हम देखें तो पेट्रोल कॉस्ट की, जो पेट्रोल पर किलोमीटर अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं पेट्रोल में जिसका कॉस्टिंग 2 रुपए आता है, तो इस सीएनजी बाइक से जस्ट 50% ऑफ द फ्यूल कॉस्ट हो जाएगा। मतलब कि 1 किलोमीटर आप सिर्फ 1 रुपए के आसपास में ही ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सीएनजी बाइक जो कि गेम चेंजर बाइक बताई जा रही है, बजाज ऑटो की तरफ से आज लॉन्च हो चुकी है और साथ ही साथ इसकी बुकिंग्स भी कंपनी ने तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की पहल जो है वो थोड़ा थोड़ा ही फर्क पैदा करे। लेकिन इस खास सेगमेंट में फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। अब बढ़ते हैं खास सेगमेंट 5 के पंच की तरफ। मेरे सहयोगी शरद बता रहे हैं कहां है एक्शन। जी बिल्कुल, आज जो है हम दिन के ट्रेड में 5 अहम स्टॉक्स जहां पे भरपूर एक्शंस देखने मिला था, उन स्टॉक्स पे लेके जो है हम 5 का पंच लाते हैं। और यहाँ पे देखें तो सबसे पहला स्टॉक है सेल। यहाँ पे स्टील मिनिस्ट्री के हम सेफी ने कहा है कि वो मर्ज कर सकते हैं तीनों कंपनीज़ को, फेरो स्क्रैप, नागार्जुन स्टील और RINL सेल के अंदर। अब ये मर्जर के कारण क्या होगा, बहुत सारे बेनिफिट्स आ सकते हैं, गवर्नमेंट का कहना है। इसके कारण सेल की EBITDA 55% बढ़ सकती है, कैपेसिटी 50% बढ़ सकता है और वही बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कारण जो मार्जिन्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा है इन रिपोर्ट्स के हिसाब से और इसके कारण जो है स्टॉक में आज तेज़ी भी देखने मिली थी। HDFC बैंक में भारी गिरावट आई थी, स्टॉक 4% से ज़्यादा का गिरावट जो है मोस्ट ऑफ द डे में ट्रेड कर रहा था। HDFC बैंक के ऑपरेशनल अपडेट आए हैं। याद रखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर्स नहीं कंपेयर हो सकते और सिक्वेंशली नंबर्स वीक आए, दोनों डिपॉजिट सेगमेंट में भी और आपके एडवांसेस सेगमेंट में भी। और इसके कारण जो है रिटेल बुक भी है वो सिर्फ 1.5% ही भागा। तो सारे ऑपरेशनल पैरामीटर जो है बिलो एस्टिमेट्स HDFC बैंक के आए थे, तो वहाँ के कारण जो है सेलिंग प्रेशर लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन दे देखने मिला। रेमंड की बात करें तो स्टॉक में भारी उछाल देखने मिला, स्टॉक 15% के ऊपर जो है दिन के ट्रेड में था और बोर्ड की जो है इंपॉर्टेंट अप्रूवल आ गई है कि जो रियल एस्टेट बिजनेस है उसकी वो लिस्टिंग करने वाले हैं। ऑफ कोर्स एक वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिलेगा और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत बुलिश थी रेमंड को लेके। अब ये डीमर्जर जो होगी इसमें अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं रेमंड का, तो आपको जो है रियल एस्टेट का भी एक शेयर मिलेगा। आप रेमंड के 3 लिस्टेड सेपरेट एंटिटीज़ हो जाएंगे, एक होल्डिंग कंपनी, एक लाइफस्टाइल बिजनेस और ऑफकोर्स जो दूसरा तीसरा वाला जो स्टॉक है वो रियल एस्टेट का रहेगा। जिस होल्डिंग कंपनी में बात करें तो वहाँ पे टेक्सटाइल का जो उसका ब्रेड एंड बटर वाला बिजनेस है वो रहने वाला है। तो इसके कारण वैल्यू अनलॉकिंग में हम देख सकते हैं एक टाइप से रेमंड एक मल्टी बैगर बन चुका है। तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। चौथा स्टॉक रहेगा अल्लूवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स। यहाँ पे कंपनी को लगभग 570 करोड़ रुपए का ऑर्डर आया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, लेकिन स्टॉक जो था वन ऑफ द टॉप गेनर्स था आपके निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में भी। आखिरी स्टॉक रहेगा फोकस में शिल्पा मेडिकेयर। यहाँ पे भी स्टॉक में भारी तेज़ी देखने मिली है और यहाँ इसका रीज़न ये है कि कंपनी का जो एक CDMO कस्टमर है उस कस्टमर को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए क्लिनिकल ट्रायल को लेके, कुछ नए मॉलिक्यूल को लेके। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगी, ये मॉलिक्यूल जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को ट्रीट करने वाली है। इसके कारण जो है एक्सपेक्टेशंस कंपनी का है कि इसके कारण एक्स्ट्रा रेवेन्यू लगभग $10 मिलियन यानी कि 800 से 900 करोड़ रुपए तक का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ सकता है। इसके कारण स्टॉक में जो है भारी तेज़ी देखने मिली। तो हमने आपको 5 स्टॉक्स बता दिए जहाँ पे सारे एक्शन दिन के ट्रेड में हमें देखने मिला और यही है 5 का पंच। बहुत बहुत शुक्रिया शरद। बढ़ते हैं आगे। भारतीय शेयर बाजार में 2 दिन से जारी रिकॉर्ड ब्रेकिंग तेजी पर आज ब्रेक लगा, हालांकि रिकवरी भी नजर आई। मेरे सहयोगी गौरव मार्केट का हाल बता रहे हैं। जी हाँ, तो अगर हम इस वीक के पूरे मार्केट की बात करें तो कहीं पे निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छी तेज़ी इस वीक में भी हमें देखने को मिली थी। ये 5th कॉन्जिक्यूटिव वीक था जहाँ पे हमें निफ्टी 50 में तेज़ी देखने को मिली थी। इसी के साथ अगर बात करें कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स की तो निफ्टी 50 ने 24,300 का लेवल भी जो है वो टच किया था फर्स्ट टाइम के लिए। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो कहीं पर ONGC, इन्फोसिस, ये प्लेयर्स की वजह से काफ़ी एक टॉप गेनर के रूप में निफ्टी को हमें देखने को मिल रहा था। इसी के साथ अगर हम ब्रॉडर इंडेक्स की बात करें तो कहीं पर निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में भी
फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव वीक में हमें कहीं पे एक गेन देखने को मिला था। इन इंडेक्स में भी कहीं पे हमें ऑल टाइम हाई लेवल्स देखने को मिले थे इसी वीक में। सेंसेक्स की भी अगर बात करें तो कहीं पे 80,000 से भी ज़्यादा ऊपर गया था सेंसेक्स, वहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला था। अभी अगर बात करें हम सेक्टोरल इंडेक्स की, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी फार्मा की, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं पे 3.5% का गेन हमें इसी वीक में देखने को मिला था। और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर बात करें तो कहीं पे लॉरस लैब्स हो गया, लुपिन हो गया, ग्लेनवा फार्मा हो गया, इन सब स्टॉक्स की वजह से एक अच्छा खासा गेन हमें इस इंडेक्स में देखने को मिला। अगली बात करते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस की, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा 3% का गेन देखने को मिला था। और इसी में अगर बात करें रिलायंस और एनटीपीसी जैसे शेयर की, यहाँ पे एक टॉप कंट्रीब्यूटर्स के रूप में ये शेयर्स को हमें देखने को मिला था। निफ्टी आईटी की भी अगर बात करें तो कहीं पे थर्ड वीक था जहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिली थी, और इसमें परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फेसिस जैसे नाम हैं जहाँ पे टॉप गेनर्स के रूप में हमें निफ्टी आईटी सेक्टर में इन सब नाम देखने को मिले थे। निफ्टी बैंक में भी कहीं पे एक 8th कॉन्जिक्यूटिव वीक में हमें तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि रिपोर्ट्स में कहीं पे, रिजल्ट्स में कहीं पे जो 1Q अपडेट्स आए वो कहीं पे वीक देखने को मिले थे कुछ बैंक्स के लिए, बट फिर भी अगर बात करें फेडरल बैंक की, ICICI बैंक की, इसके वजह से निफ्टी बैंक्स में भी कहीं पे तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं निफ्टी PSUs की, यहाँ पे अगर कहीं पे बात करें तो कंसोलिडेशन देखने को मिला था। थर्ड वीक में हमने देखा कि कहीं पे एक गिरावट देखने को मिली थी इस इंडेक्स में। और इसमें अगर बात करें IOB की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, वहाँ पे कहीं पे गिरावट देखने को मिली थी, और इसके वजह से ही ये जो इंडेक्स है वो वीक रहा था। तो ओवरऑल अगर बैंक और बाकी सारे इंडेक्सेस की भी बात करें तो अच्छा ट्रैक्शन इस वीक में देखने को मिला था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे के वीक्स में मार्केट कैसे मूव करता है, क्योंकि एक अच्छे खासे लेवल पे अभी हम लोग फिलहाल ही निफ्टी 50 को देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरव, और जानते हैं कि अगले हफ्ते निवेशकों को बाजार में कहां रखनी होगी नजर। मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ गई हैं मेरे साथ। जी तृप्ति, बताएं अगले हफ्ते के क्या हैं ट्रिगर्स? जी चलिए देख लेते हैं अगले हफ्ते के लिए कौन से क्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 8 जुलाई मंडे की, तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की AGM होने जा रही है। कैंप्स में डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होगा। भारतीय हेक्साकोम में 3% शेयरों का लॉक इन पीरियड खत्म होगा। इसी के साथ क्रोनॉक्स लैब में भी 4% शेयरों का लॉक इन पीरियड खत्म होगा। और PM मोदी मास्को का दौरा करेंगे और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। 9 जुलाई के इवेंट्स की बात कर लेते हैं, तो अमेरिका के कंज्यूमर डेटा के आंकड़े आने वाले। भारत में मंथली म्यूचुअल फंड इनफ्लो के आंकड़े आएंगे। AGM होगी JSW स्टील और JK सीमेंट और परसिस्टेंट सिस्टम्स की। पहली तिमाही के नतीजे जारी करने वाली कंपनीज है HFCL, डेल्टा कॉर्प, शेल्बी और GM ब्रूरीज। चलिए अब देख लेते हैं डिविडेंड के लिए जिन कंपनीज में शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होगा उनमें नाम शामिल है DCM श्रीराम, डीप इंडस्ट्रीज, पॉलीकेब इंडिया और JK सीमेंट का। देख लेते हैं 10 जुलाई के लिए कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, तो चीन में PPI और CPI के आंकड़े आने वाले हैं। एम्फेसिस में कंपनी की AGM होगी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में भी AGM होने जा रही है। केसोराम इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनी अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी करेगी। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में एक शेयर को 10 में विभाजित करने जा रही है। बंसल वायर और एमक्योर फार्मा की लिस्टिंग होने जा रही है 10 जुलाई को। और मेडी असिस्ट में 6% शेयरों का लॉक इन पीरियड खत्म होगा। डिविडेंड के लिए जिन कंपनीज में शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होगा उनमें नाम शामिल है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्फेसिस का। देख लेते हैं अब 11 जुलाई के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो अमेरिका में CPI और बेरोजगारी के दावे के आंकड़े आने वाले हैं। यूरोप में भी IIP और मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आने वाले हैं। भारत की बात करें तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी 11 जुलाई को और रेमंड के डी मर्जर की एक्स डेट होगी। रेमंड अपने रियल्टी कारोबार का डी मर्जर करने जा रही है। पहली तिमाही के जो नतीजे जारी करने वाली है वो है आनंद राठी वेल्थ, इंडसइंड बैंक, TCS और GNA एक्सेल्स में अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी करेगी 11 जुलाई को। देख लेते हैं 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो भारत में IIP और CPI के आंकड़े आने वाले हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स अपने Q1 के नतीजे जारी करेगी। इरेडा में भी अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी करने जा रही है 12 जुलाई को। डिविडेंड के लिए जिन कंपनीज में शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होगा उनमें नाम शामिल है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ब्लू डार्ट, बिरला सॉफ्ट और सन फार्मा। शुक्रिया करेंगे तृप्ति आपका इस अहम अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। 14 लाख एजेंट्स LIC के कारोबार का सबसे अहम हिस्सा हैं और अब LIC अपने एजेंसी फोर्स की कार्य प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। पूरी खबर के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं बड़ी खबर यह है, किस तरह के परिवर्तन से गुजरने वाली है LIC?
LIC एजेंट जो है वो LIC का सबसे मजबूत स्तंभ है। 90% से जो कुल कारोबार LIC का होता है इंश्योरेंस के अंदर, वो एजेंट्स के जरिए होता है। और ये 14 लाख एजेंट्स को ज़्यादा टूल देने के मकसद से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस विश्व भर में अपनाई जाती है वो एजेंट्स अपने ग्राहकों को मुहैया करा पाए, तो इसी के लिए LIC के द्वारा जीवन समर्थ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। और इसमें ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है उसके साथ भी कोलैबोरेशन किया गया है और उसके सुझावों के आधार पर जोनल स्तर पे, डिविजनल ऑफिसेज पे, रीजनल ऑफिसेज पे, इन तमाम ऑफिसेज के ऊपर जो है रिफॉर्म किए जाएंगे, रिवैम्प किया जाएगा, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव किए जाएंगे। और इसके लिए LIC का मकसद यही है कि जो 14 लाख एजेंट्स को है किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए और जिस तरह से इंश्योरेंस का जो पूरा कारोबार है उसमें बदलाव आ रहे हैं और अब ग्राहकों की भी जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं वो ज़्यादा है, तो उस पर खरा उतरने के मकसद से LIC के द्वारा जीवन समर्थ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि पूरी तरह से फोकस्ड है एजेंट्स के ऊपर। 14 लाख जो LIC के एजेंट्स हैं उनको किस तरह से ज़्यादा टूल्स मुहैया कराए जा सके, इस मकसद के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। शुक्रिया अनुराग इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, ब्रिटेन आम चुनाव में लेबर पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। इस तरह से केयर स्टारमर ने लेबर पार्टी का 14 साल का वनवास खत्म करा दिया। आम चुनाव में ऋषि सुनक को हार का सामना करना पड़ा है और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार मिली। लेबर पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 411 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। 14 साल बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं ऋषि सुनक ने अपनी हार स्वीकार की और उन्होंने स्टारमर को जीत की बधाई दी। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।